हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है आपकी मॉक टेस्ट की यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल 2026 ऑफलाइन मॉक टेस्ट किट। ये किट आपको बिल्कुल असली परीक्षा जैसा अनुभव कराएगी और इसमें आपके 10 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें से आपके 4 कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका 5वां प्रैक्टिस सेट है मॉक टेस्ट। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। ये जो आपके मॉक टेस्ट हैं ये क्लास आपकी यूपी लेखपाल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5। और आप लोग कमेंट कर रहे थे कि आप पूरी सीरीज़ नहीं कराती हैं, तो आपकी जो टो सीरीज़ थी ए वो भी आपकी पूरी कंप्लीट हुई है। 10 प्रैक्टिस सेट की बी आपकी टो सीरीज़ वो भी कंप्लीट हुई है। कंप्यूटर की आपकी क्लासें कुछ हो चुकी हैं, कुछ आपकी रह गई हैं, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में होंगी। इसमें आपके 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, आज आपका 5वां है। तो आपकी रेगुलर क्लासें चल रही हैं हर सीरीज़ की। तो आज आपका है ये 5वां प्रैक्टिस सेट। हर सीरीज़ आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से सर्च करके आप देख सकते हैं। हर सीरीज़ आपकी कंप्लीट हुई है और आपकी कुछ रह गई हैं, वो आपकी हो रही हैं कंप्लीट। तो ये आपका 5वां जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपकी एक तरफ है इंग्लिश भाषा और एक तरफ है हिंदी। तो हम हिंदी भाषा में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के प्रवचनों का संबंध निम्न में से मुख्यतः किससे है? एक, ईश्वर में विश्वास, कर्मकांडों की पद्धति, विचारों तथा व्यवहार की शुद्धता, मूर्ति पूजा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनका जो संबंध है वो आपका विचारों तथा व्यवहार की शुद्धता से है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। महात्मा बुद्ध के प्रवचनों का संबंध विचारों और व्यवहारों की शुद्धता से है। बुद्ध का मानना था कि यदि लोग एक निश्चित तरीके का व्यवहार करते हैं तो वे अपने दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने उपदेश दिया था कि सामाजिक विभाजन गलत है। उन्होंने पशु बल और हिंसा का विरोध भी किया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के आंदोलन के दमन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कमीशन आर्मी पुनर्संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस कमीशन, पील कमीशन, हंटर कमीशन, साइमन कमीशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है पील कमीशन। पील कमीशन क्या है? तो ये आपका एक आयोग का पील एक आयोग का गठन किया गया, जो ब्रिटिश सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और सेना को नया रूप दिया। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजयोग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई जिसने योग की पश्चिमी समझ को प्रभावित किया? तो ये जो पुस्तक थी वो आपकी स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई। और इस पुस्तक में स्वामी विवेकानंद ने राजयोग या अष्टांग योग की न सिर्फ व्याख्या की है, बल्कि इस पथ पर चलने के लिए आवश्यक साधनों और परिणामों की भी गंभीर चर्चा की है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऐसी क्रांतिकारी थी जिसने भारत से बाहर रहकर कार्य किया? तो वो थी भीकाजी कामा। भीकाजी कामा द्वारा पेरिस से वंदे मातरम नामक साप्ताहिक पत्रिका आरंभ की गई। इनका जन्म 24 सितंबर 1861 में हुआ। भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में तिरंगा फहराने के लिए सुविख्यात हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, भीकाजी कामा। अगला क्वेश्चन है, व्यापगत की नीति का संबंध है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपेन और इनमें से कोई नहीं। तो इस नीति का जो संबंध है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं इसको, या हड़प की नीति, ये आपकी लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। इस नीति के तहत सतारा, जैतपुर एवं सम्बलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी तथा नागपुर का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया गया और इस नीति का पहला शिकार सतारा था। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये आपका रूस से लिया गया है मूल कर्तव्यों का सिद्धांत। और मूल कर्तव्य आपके कितने हैं? तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मूलभूत कर्तव्यों को किसके तहत जोड़ा गया था? तो मूल कर्तव्यों को जो जोड़ा गया था वो आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के भाग 9 में है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है।
और इस भाग को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया, साथ ही इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपने वर्तमान स्वरूप में कब स्वीकृत हुआ था? तो ये जो हुआ था वो 22 जुलाई 1947 को हुआ था। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज में ऊपर से नीचे तक सबसे पहले केसरिया, फिर सफ़ेद हरे रंग की 3 पट्टियाँ और सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग की 24 तीलियों का एक चक्र है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। और भारतीय ध्वज को जो डिज़ाइन किया था वो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का कार्यालय निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये आपका स्कैंडिनेविया में लोकपाल पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी किसके नज़दीक स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी किसके नज़दीक है? तो ये जो आपकी है वो आपकी तमिलनाडु के तट के नज़दीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। और यह पाक जल संधि द्वारा एक पाक की खाड़ी से जोड़ती है। यह तमिलनाडु के तट से लगा हुआ है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिथाइल पैराथियोन कार्बोप्यूरन किसके रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये जो होता है वो कृषि में कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। और यह मई 2019 में केरल राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य कृषि विभाग ने कृषि में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विषैले कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नगरीकरण के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों का अवरोही क्रम सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें है जो सही वो है आपका सही अवरोही क्रम है, सबसे पहले तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में स्थित नहीं है? स्पेन, इटली, ग्रीस, स्वीडन या इनमें से कोई नहीं? तो आपका स्वीडन है वो भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में शामिल नहीं है। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। इस जलवायु के अंतर्गत फ्रांस, दक्षिणी इटली, यूनान, पश्चिमी तुर्की, सीरिया, पश्चिमी इजराइल, अल्जीरिया तथा उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका के चिली एवं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। तो डी आपका स्वीडन शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी सबसे कम जलदक्ष है? गन्ना, सूरजमुखी, बाजरा, अरहर। तो इसमें जो आपका सही है वो है गन्ना। गन्ना आपका न्यूनतम जलदक्ष फसल गन्ना है, अर्थात गन्ना उगाने के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसके लिए 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक शीर्ष 3 गन्ना उत्पादक राज्य हैं। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नाबार्ड बैंक निम्न में से किसे पुनः वित्तीयन उपलब्ध नहीं करता? तो ये आपका अनुसूचित व्यावसायिक बैंक, ये आपका पुनः वित्तीयन उपलब्ध नहीं करता। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, लघु उद्योग विकास संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था आपका 1954 में। और 1954 आपके ऑप्शन में है नहीं है, तो ई ऑप्शन सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। एक तरफ है खनिज और दूसरी तरफ है खाने। सबसे पहले है बॉक्साइट। बॉक्साइट की खान कौन सी है? तो ये है आपकी कोरापुट। और ये कोरापुट कहाँ है? तो ये उड़ीसा में। अगला है मैग्नीज। मैग्नीज बालाघाट, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये है लॉ अयस्क है आपका डोनीमलाई। डोनीमलाई कहाँ है? ये कर्नाटक में। और चूना पत्थर अर्की में। और अर्की है आपका हिमाचल प्रदेश में। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा इसमें, वो ऑप्शन आपका सही होगा डी, 1 2 4 3, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्यतः किसके लिए किया गया था? तो ये जो किया गया था वो स्वावलंबन के माध्यम से गांव के लिए सर्वांगीण विकास करने के लिए किया गया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और यह एक बहु परियोजना कार्यक्रम था। इसे 2 अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया था। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक मूल्य पर जीडीपी क्या है? तो कारक मूल्य पर जो जीडीपी है वो आपकी अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं पर होने वाली वास्तविक लागत को कारक कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में किसी दिए गए उत्पाद का उत्पादन करने के लिए कारक लागत में उत्पादन के कारकों की सभी लागतें शामिल होती हैं। इसमें भूमि, पूंजी, श्रम और कच्चे माल परिवहन आदि लागत शामिल है। इसमें बेकर शामिल नहीं है जो सरकार को भुगतान किए जाते हैं। प्राप्त सब्सिडी को कारक लागत में शामिल किया गया। तो जीडीपी आपका होता है अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्टफोन में टच स्क्रीन किस प्रौद्योगिकी पर कार्य करती है? तो ये जो कार्य करती है वो आपकी कैपेसिटिव या रेसिस्टिव टच पर कार्य करती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, महर्षि सुश्रुत को किस क्षेत्र में फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है? तो इनको जो कहा जाता है वो शल्य चिकित्सा में कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? तो पीएसएलवी का पूरा नाम होता है वो होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो वो आपका इसमें कहीं है नहीं है। ई ऑप्शन सही होगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यहाँ सिस्टम की जगह अगर सैटेलाइट होता तो यहाँ हो जाता। तो आपका ई ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, नाग मिसाइल किसके विरुद्ध विकसित की गई? टैंक, विमान, जहाज, बैलिस्टिक मिसाइल। तो नाग जो मिसाइल है वो आपकी टैंक के विरुद्ध विकसित की गई। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये जो प्रारंभ हुआ वो वर्ष 2007 में प्रारंभ हुआ। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो ये जो घोषित किया है वो आपका 2026 घोषित किया है। पशुपालकों के लिए 2026 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये जो पदभार संभाला है वो एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है? चीन, थाईलैंड, भारत, अमेरिका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो बना है वो भारत बना है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस शहर को भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बनाने की घोषणा की गई है? तो पहला जो झुग्गी मुक्त है वो आपका सूरत है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जनवरी 2026 में बड़े पैमाने पर आवास पुनर्विकास के माध्यम से सूरत को देश का प्रथम झुग्गी मुक्त शहर बनाने की घोषणा की गई है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीवनी का अनावरण किया गया। इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं ये आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके यार लागडा लक्ष्मी प्रसाद। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में टॉमस मुनरो ने की थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। टॉमस मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी में की और इसमें किसानों से सीधे लगान वसूला जाता था। जमींदारों की भूमिका समाप्त रहती थी। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी को मापने के लिए आमतौर पर किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो गरीबी को मापने के लिए सिर गणना की जाती है। यानी भारत में गरीबी मापन के लिए प्राय हेड काउंट रेशियो यानी कि सिर गणना का उपयोग होता है। इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का अनुपात निकाला जाता है, जो सरल और व्यापक रूप से प्रयुक्त विधि है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में जारी 6वें राज्य खाद्य सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य था? तो शीर्ष पर जो राज्य था
वो था आपका केरल। ए ऑप्शन करेक्ट है। 2024 में जारी छठे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में केरल शीर्ष स्थान पर रहा। इस रैंकिंग द्वारा खाद्य सुरक्षा मानकों के आधार पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तथ्य व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति के दोषों में शामिल नहीं है? तो वो है आपका व्यापक अनुभव। सी ऑप्शन करेक्ट है। व्यापक अनुभव आपका शामिल नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना कब लॉन्च की गई थी? तो मिड डे मील योजना 1995 में लॉन्च की गई थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किसका पिरामिड हमेशा ऊर्ध्वाधर रहता है? ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधा रहता है। तो वो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा रहता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई अगर कोई नाशक जीव एक ही क्षेत्र में नियमित तौर पर उत्पन्न हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? चिरकालिक, स्थानिक, महामारी, कदाचलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसे जो कहते हैं वो आपका उसको स्थानिक कहते हैं। अगर कोई नाशक जीव एक ही क्षेत्र में नियमित तौर पर उत्पन्न हो रहा है तो उसे स्थानिक कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जमीन में जमीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक क्या कहलाते हैं? तो ये जो कहलाते हैं वो आपके लिचेट्स कहलाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। जमीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक लिचेट्स कहलाते हैं। लिचेट्स में बेतरल या घुले हुए पदार्थ होते हैं जो जमीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस जो गैस नहीं है वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि कर लेती हैं। इन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अगला है आपका नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प आदि शामिल है और सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घटक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आपका इसमें घास, बकरी और मनुष्य ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट, भुवनेश्वर, नई दिल्ली, कोझिकोड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है आपका ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के दिशा निर्देश किस पर बाध्यकारी होते हैं? तो ये होते हैं वो आपके केंद्र एवं राज्य दोनों पर बाध्यकारी होते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जारी दिशा निर्देश केंद्र और राज्य सरकारों तथा उसके अधीन सभी प्राधिकरणों पर बाध्यकारी होते हैं। इसका उद्देश्य देश भर में आपदा प्रबंधन की एकरूप नीति और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करना। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है क्वेश्चन, एनडीआरएफ किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो एनडीआरएफ है वो आपका गृह मंत्रालय के अधीन करता है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एनडी एनआईडीएम का पूरा नाम क्या है? तो एनआईडीएम का पूरा नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। बी ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। ए ऑप्शन आपका सही है। और इसका उद्देश्य प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, शोध और आपदा जोखिम न्यूनीकरण और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन है सूखा एक वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है। दूसरा है भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। तीसरा है भारत आपदा युक्त देश है और मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं।
तो इसमें जो सही है वो आपका डी ऑप्शन सही है, सभी कथन आपके सही हैं। अब है आपके मैथ के क्वेश्चन है, 46 से 50 तक आपका ये ग्राफ है। इस ग्राफ का पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में उत्पाद Q का लाभ सबसे अधिक है यदि इसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है? तो ये आपका 2020-21 में है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2020-21 निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 में कंपनी की बिक्री 30% घट गई। 2021-22 के लिए कुल विज्ञापन खर्च उसी दर से बढ़े जिस दर से 19-20 से 20-21 तक कुल विज्ञापन खर्च बढ़े थे। 20-22 के लिए अनुमानित लाभ क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है आपका 212.225 करोड़। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2016-17 में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो जाता है और 2020-21 में दुगना हो जाता है और अन्य वर्षों के लिए यह समान रहता है, तो किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक है? तो ये है आपका 2019-20 के दौरान लाभ सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वर्षों में उत्पाद एस का विज्ञापन व्यय पी और आर के मिलाकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में किस वर्ष में सबसे कम है? तो ये है जो आपका वो 2020-21 में सबसे कम है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष यदि वर्ष 20-21 में उत्पादों पी क्यू आर एस और बिक्री का अनुपात 2:5:1:2 है तो एस का लाभ उसी वर्ष क्यू के लाभ का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका जो लाभ है वो 38.33% है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है आपका दूसरा ग्राफ है, नीचे दिए गए 5 ट्रेनों की जोड़ी दी गई है। प्रत्येक जोड़ी की लंबाई का योग और विपरीत दिशा में यात्रा करते समय प्रत्येक जोड़ी में ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगने वाले समय का योग रेखा ग्राफ में दिया गया है। ये आपका ग्राफ है। इसमें क्वेश्चन है, ट्रेन ए द्वारा ट्रेन सी को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए यदि वे एक ही दिशा में यात्रा कर रही हैं। तो यदि वे एक ही दिशा में यात्रा कर रही हैं तो 86 सेकंड लगेगी। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ट्रेन बी और ट्रेन डी दोनों विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। तो उनके द्वारा पार करने में लिया गया समय 9.78 सेकेंड है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि ट्रेन ई एक निश्चित लंबाई के प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन डी द्वारा उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। तो ये है आपका 91.82 सेकेंड है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन ए पटना से दिल्ली की यात्रा कर रही थी जबकि ट्रेन डी दिल्ली से पटना की यात्रा कर रही थी। ट्रेन ए ट्रेन डी के 2 घंटे बाद चलती है। यह दोनों ट्रेनें दिल्ली से 297 किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं तो पटना से दिल्ली के बीच की अनुमानित दूरी ज्ञात करें। तो इसकी जो दूरी है वो 529.2 किलोमीटर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन बी और ट्रेन सी स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई जो एक दूसरे से 414 किलोमीटर दूर है तक यात्रा कर रही थी। यह दोनों एक ही समय पर स्टेशन वाई पर पहुंची तो ज्ञात कीजिए कि ट्रेन सी के लगभग कितने समय बाद ट्रेन बी ने स्टेशन एक्स को छोड़ा होगा। तो 5.96 घंटे बाद छोड़ा हो गया। अब है आपके हिंदी के प्रश्न। ये आपके हिंदी के प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ऊ है वो आपका पश्च समृद्ध प्रकार का स्वर है। अगला क्वेश्चन है, पर प्लस उपकार की संधि है तो इसकी जो संधि होगी वो परोपकार होगी। सी ऑप्शन सही है। और इसमें जो संधि बनेगी वो आपकी गुण संधि होगी। अगला क्वेश्चन है, वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आरंभ में जो लगते हैं वो आपके उपसर्ग होते हैं और जो पीछे लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, करपट का तद्भव रूप है। तो करपट का जो तद्भव रूप होगा वो कपड़ा होता है। तो करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है? चिन्हित कीजिए। तो इसमें जो सर्वनाम है
वो आपका वह है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके अनेक पद के लिए एक शब्द है। तो इसमें वो शब्द है ही नहीं, तो इसमें ई ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसके लिए जो शब्द होता है वो अतीन्द्रिय होता है, अतीन्द्रिय कहते हैं, तो इसमें ई ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो जो शुद्ध जो लिखा है वो कौन सा लिखा है, तो कुमुदनी, ये सही लिखा है। अगला क्वेश्चन है, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, में कौन सा वाच्य है। तो इसमें जो वाच्य है वो कर्तवाच्य है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पदवृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। तो वो आपको ये दी जाती हैं कार्यालय आदेश में। सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों से संबंधित नियम अथवा सूचनाएं कार्यालय आदेश कहलाती हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसमें जो सही अर्थ है वो है आपका वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, बी ऑप्शन करेक्ट है। आपके हिंदी के प्रश्न थे। अब है आपके कंप्यूटर से संबंधित 15 प्रश्न, जो आपके लेखपाल में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मूल भाषा है। तो कंप्यूटर की मूल भाषा मशीन स्तर भाषा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टीडीएमए और सीडीएमए के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है कि कैसे विविध उपयोगकर्ता एक ही आवृत्ति स्पेक्ट्रम साझा करते हैं। तो ये जो है वो आपका पहली सबसे पहले टीडीएम क्या है, तो टीडीएम टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है और सीडीएम कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है। तो ये इसमें जो अंतर है वो है आपका, टीडीएम प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग समय स्लॉट का उपयोग करता है, जबकि सीडीएम है वो प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अद्वितीय कोड को उपयोग करता है। तो इसमें यही अंतर है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए कंप्यूटरों में हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में सॉलिड स्टेट ड्राइव को क्यों प्राथमिकता दी जाती है। तो ये है वो आपकी तेज और बिजली कुशल संचालन के लिए प्राथमिकता दी जाती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विंडोज कंप्यूटर को लॉक करने का कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो ये जो है वो विंडो प्लस एल है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है। तो ये जो संपन्न होता है वो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो इसका एक्सटेंशन .wav होता है, ए ऑप्शन सही है। यह डेटा पैकेट को सक्षम करता है जो विशेष प्राप्तकर्ताओं को संबोधित करता है और आईपी एड्रेस 4 भागों में बटा होता है जो डॉट से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है। तो ये जो होती है वो आईपी एड्रेस द्वारा होती है, ए ऑप्शन करेक्ट है। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान आईपी एड्रेस द्वारा होती है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन का प्राथमिक कार्य क्या है। तो इसका प्राथमिक कार्य है किसी वैल्यू के लिए वर्टिकली खोज करना और निर्दिष्ट कॉलम से संबंधित वैल्यू रिटर्न करना। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप होता है, एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ है टैबलेट मोबाइल स्क्रीन के प्रकार और दूसरी तरफ है उनकी विशेषताएं, इसका मिलान कीजिए। तो इसमें जो आपका सही होगा वो है अमोलेड का होगा, विविड रंग वास्तविक काले पिक्सल। इसका चौथा होगा एलसीडी का क्या होगा, तो बैकलिस्ट बजट डिवाइसों में आम, रेटिना डिस्प्ले, तो उच्च पिक्सल डेंसिटी, और ई इंक होता है कम शक्ति और ई रीडर्स में प्रयुक्त। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा, वो आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चयनित टेक्स्ट के केस को शीघ्रता से अपर केस में बदलने के लिए किस क्रिया का उपयोग करेंगे।
तो इसमें जो उपयोग करेंगे वो आपकी शिफ्ट F3 का प्रयोग करेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, IBM मेन फ्रेम में ZOS ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या भूमिका है? तो इसकी भूमिका होती है एक साथ उपयोगकर्ताओं और उनके अनुरोधों को प्रबंधित। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग के लिए USSD सेवा कौन सा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो है आपका नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। बी ऑप्शन ये सही है, ये प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन नियमों का एक सेट है जो सुरक्षा मापदंडों के आधार पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है? तो वो आपका फायरवॉल है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा के 3V में से एक नहीं है? तो जो नहीं है वो है आपका विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता। बी ऑप्शन सही है। आपकी वैरायटी, वेलोसिटी और वॉल्यूम ये तीनों हैं, लेकिन ये नहीं है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अब है आपके UPGK से संबंधित 20 प्रश्न। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है? तो वो कथक की हुई है। बी ऑप्शन करेक्ट है। कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। कथकली आपका केरल का और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो ये है आपकी थारू जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल नृत्य का एक रूप नहीं है? तो ख्याल नृत्य का जो रूप नहीं है वो आपका दीवारी ख्याल नहीं है। गड़स्पा, अभिनय, जयपुरी ये तीनों हैं, लेकिन दीवारी नहीं है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर कौन सी नदी बहती है? तो उत्तर प्रदेश के जो 28 जिलों से बहकर जो 28 जिलों से होकर जो बहती है वो आपकी गंगा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया जिले के बाद बिहार राज्य में प्रवेश कर जाती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, राजा हर्षवर्धन जिन्होंने लगभग 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया, उनकी राजधानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर थी? तो उनकी जो राजधानी थी वो आपकी कान्यकुंज यानी कि कन्नौज, जो वर्तमान में कन्नौज है, वहाँ थी। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निवेश सारथी पोर्टल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती? तो वो आपकी उद्योगों के लिए भूमि आवंटित करना, ये सेवा प्रदान नहीं की जाती। और ये तीनों निवेश आशय दाखिल करना, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की व्यवस्था, बैठक प्रबंधन मॉड्यूल, शिकायत निवारण तंत्र, ये तीनों की जाती हैं। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPRRDA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे और उन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की थी। तो वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई? तो ये जो की गई थी वो आपकी दलदल हिरण के लिए। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, किस एक्सप्रेसवे को देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहा जाता है? तो वो आपका गंगा लखनऊ एक्सप्रेसवे कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियम 1947 के नियम 186 में क्या प्रावधान है?
तो इसमें प्रावधान है कि वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुक्सा जनजाति पाई जाती है? तो ये है वो आपकी बिजनौर और आगरा जिले में बुक्सा जनजाति पाई जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुर स्वप्न के लेखक कौन थे? तो मधुर स्वप्न के जो लेखक थे वो आपके राहुल साकरात्यन हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आगरा किले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है अकबर ने इसका निर्माण शुरू करवाया, और दूसरा है इसका निर्माण वास्तुकार अब्दुल खान की देखरेख में शुरू हुआ और ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो इसमें से कौन से कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है, तो इसमें आपका ए और सी कथन सही है। और इसका जो निर्माण हुआ उसकी देखरेख, तो उसकी देखरेख अकबर ने खुद स्वयं अपनी देखरेख में करवाया था। तो इसमें ए और सी आपका कथन सही है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और सी सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के कार्यान्वयन की देखरेख और मौजूदा विकास कार्यक्रमों के साथ इसके अभिसरण को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा सरकारी निकाय और मंत्रालय उत्तरदायी है? तो इसमें जो है वो पंचायती राज मंत्रालय और राज्य योजना आयोग उत्तरदायी है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है उनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था। दूसरा है उनकी पहली प्रमुख कृति रंग में भंग थी। तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो इसमें जो सही है वो आपके ए और बी कथन सही है, लेकिन आपका सी कथन सही नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इनको जो राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं, महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, शामली की सीमाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती हैं? तो शामली की जो सीमाएं है वो हरियाणा राज्य से लगती है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका अलीगढ़ है वो ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है और आपका लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, निम्नलिखित में से कौन सा शहर एल्यूमिनियम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? तो वो है आपका रेणुकूट। रेणुकूट शहर एल्यूमिनियम उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। यहीं पर आदित्य बिरला समूह का हिंडाल्को इंडस्ट्रीज स्थित है जो एल्यूमिनियम का उत्पादन करती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके 100 प्रश्न हो गए। 5वां आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। और 4 इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर देख सकते हैं। और लेखपाल से संबंधित और भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, सीरीज मॉक टेस्ट, तो आप वहां देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।